उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। रोशी अब स्कर्ट की बजाय फ्रॉक और शलवार में रहती थी। कभी कभी जंपर और गरारे में भी नजर आ जाती थी। इसे मशरकी लिबास बहुत पसंद थे और महज मशरक और मगरिब के इस इम्तजाज की बिना पर मोरनिया की पार्टी के मर्द इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। जब रोशी इनमें मुतारिफ हो गई तो इमरान कैसे न होता। उसने बहुत जल्द इन पर अपनी हिमाकत का सिक्का जमा लिया। ख़ास तौर पर मोरनिया के लिए तो वो एक ऐसा लतीफ़ा था जिसके बगैर खाने की मेज़ पर बेरौनकी ही रहती थी। दूसरी तरफ इसकी पार्टी के मर्दों का ख्याल था कि अगर इन्हें ऐसे ही दो चार बेवकूफ़ किस्म के शौहर और मिल गए तो इनका वक्त काफ़ी दिलचस्पियों में गुजरेगा। सो बहरहाल इमरान इन लोगों को बहुत करीब से देख रहा था। मोरनिया अपने साथियों पर हुक्म चलाती थी, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे वो इसके मुलाजिम हो, और इनसे हमेशा अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करती थी, जिसका मतलब ये था कि वो सब मजमूई हैसियत से अंग्रेज़ी के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं समझ सकते थे। आर्टा मोनोफ पर इमरान ने ख़ास तौर पर नज़र रखी थी। ये एक तवील कामत और कविल बहस आदमी था। इसके चेहरे के दूसरे खदोखाल की मुनासिबत से थोड़ी बहुत ज़्यादा भारी थी, इसलिए चेहरा बेडोल सा मालूम होता था। चलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि हल्की सी लंगड़ाहट का शुबा होता था, हालांकि वो हकीकतन लंगड़ाहट नहीं थी। आज फिर इमरान मोरनिया की बेखबरी में इसका ताक़ुब कर रहा था। वो अपने सारे साथियों समेत एक बड़ी सी स्टेशन वैगन में सफ़र कर रही थी और एक मुकामी आदमी भी इनके साथ था। रात के 10 बजे थे और वो प्लाजा के प्रोग्राम ख़त्म करके वापस हुई थी, मगर स्टेशन वैगन इन रास्तों पर नहीं चल रही थी जो होटल अलास्का की तरफ जाते थे। इमरान की 2 सीटर ताक़ुब कर रही थी। इमरान तन्हा ही था। फिर स्टेशन वैगन एक ऐसी बस्ती में दाखिल हुई जहां ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद थे और जहां दूर दूर तक शानदार इमारतें फैली हुई थीं, लेकिन आबादी घनी नहीं थी। हर इमारत अलग हैसियत रखती थी और एक से दूसरी के दरमियान में कुछ न कुछ फासला ज़रूर था। बस्ती के बाहर 2 अतराफ में जंगलों और खेतों के सिलसिले थे। स्टेशन वैगन एक इमारत के सामने रुक गई। इमरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहा था। इसने अपनी कार की हेडलाइट्स पहले ही बुझा रखी थीं। 2-3 आदमी स्टेशन वैगन से उतरे और फिर सब ही नीचे आ गए। वो गाड़ी से कोई बहुत वजनी चीज़ उतारने की कोशिश कर रहे थे और उसे नीचे उतारने में ताखिर का सबब इमरान की समझ में ना आ सका, जबकि बैक वक्त कई आदमी कोशिश कर रहे थे। आखिर थोड़ी ही देर बाद हकीकत वाज़ेह हो गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा गठरा उतारा, लेकिन उन्हें इसे फिर ज़मीन पर डाल देना पड़ा और 2-3 आदमी उसे दबा रहे थे। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई जांबरदार चीज़ हो और उन्हें इस बात का खदशा हो कि अगर वो उसे दबा ना रहे तो वो उनके कब्जे से निकल जाएगी। बवक्ते तमाम वो उसे उठाकर सामने वाली इमारत में चले गए। इमरान ने मुस्तरबाना अंदाज में अपने शानों को जुम्बश दी। चंद लम्हे उसी जगह खड़ा रहा, फिर तेजी से एक सिमत चलने लगा। उसे याद आ गया था कि इस बस्ती में एक सरकारी अस्पताल था जहां पब्लिक के इस्तेमाल के लिए टेलीफोन बूथ भी बना हुआ है। उसने बूथ में दाखिल होकर बड़ी तेजी से कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए। उसे यकीन था कि वो इस वक्त घर ही पर होगा क्योंकि उसकी बीवी इन दिनों बीमार थी। हेलो फयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, रूपनगर से। हाँ, और मैं सुरैया लॉज में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें 1 घंटे बाद वहाँ मेरी लाश तैयार मिलेगी। अगर उससे पहले पहुँच गए तो हो सकता है कि गजाली के कातिलों का दीदार कर सको। समझ गए ना? हाँ, बस ख़त्म। इमरान रिसीवर हुक में लगाकर फिर बाहर आ गया और बहुत तेज़ी से अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था। कार के करीब पहुँचकर उसने इसकी स्टपनी खोली और अंदर हाथ डालकर टटोलने लगा। इस स्टपनी में दुनिया भर की बलाएं भरी रहती थीं और इमरान इसे हमेशा मुकफिल रखता था। मोरनिया सलानियो इस वक्त औरत नहीं मालूम हो रही थी और ना इसके खदोखाल में निस्वानियत का शुबा रह गया था। वो इस देसी आदमी को भूखी शेरनी की तरह घूर रही थी जो इसके सामने एक कुर्सी में रस्सी से जकड़ा बैठा था। उसके अलावा एक देसी आदमी और भी था, लेकिन वो मोरनिया के आदमियों के साथ थोड़े ही फासले पर खड़ा था। ताल्लुकाना अंदाज में सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था। बताओ, मोरनिया गर्जी, हड़ताल क्यों नाकामयाब हुई थी? मैं नहीं जानता, कुर्सी में बंधे हुए आदमी ने जवाब दिया।
आर्टामोनोव। मोरनिया ने आर्टामोनोव की तरफ देखे बगैर उसे मुखातिब किया। हाँ मादाम, इसके बाजुओं पर खंजर की नोक से इनकलाब लिखो। आर्टामोनोव जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर देसी की तरफ बढ़ा और देसी हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा, तुम मुझे खौफज़दा नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आर्टामोनोव ने चाकू की नोक उसके बाजू में उतार दी। देसी ने अपने होंठ भींच लिए। अब वो खामोश हो गया था, बिल्कुल बेहिस हरकत। सिर्फ उसकी आंखों से तकलीफ के एहसास का इजहार हो रहा था। बस अब हट जाओ, मोरनिया बोली। आर्टामोनोव ने चाकू हटा लिया। देसी की आस्तीनों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अब बताओ, मोरनिया ने उसे मुखातिब किया। हाँ, अब मैं जरूर बताऊंगा, सुनो। देसी दांत पीस कर बोला, मैं तुम्हारे साथ था, मैं अपनी जिंदगी से खेला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुम्हारी तंजीम का दावा है कि सारी दुनिया के आदमियों की बेही ख्वाह है, लेकिन ये दावा एक खुला हुआ झूठ है। तुम्हारी तंजीम सारी दुनिया में एक मखसूस किस्म का इनकलाब लाना चाहती है, महज इसलिए कि दुनिया के किसी गोशे में इसके मुखालिफ ना रह जाएं और वो मुल्क सारी दुनिया पर अपनी चौधराहट कायम करे जो इस तंजीम का मरकज हो। आर्टामोनोव, मोरनिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, उसकी रान पर इनकलाब लिखो। आर्टामोनोव ने इसकी रानों पर चाकू की नोक से वही अमल शुरू कर दिया। देसी अपना निचला होंठ दांतों में दबाए पत्थर के बुत की तरह मोरनिया को घूरता रहा। अब क्या कहते हो? मोरनिया ने थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम पर थूकता हूँ। देसी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, तुम सचमुच जहन्नुम की रकासा हो। आर्टामोनोव, इसके दाहिने कान का निचला हिस्सा काट दो। मोरनिया ने इतने पुरसकून अंदाज में कहा जैसे वो इसे इनाम दिलवा रही हो। आर्टामोनोव ने इसके दाहिने कान की लूब उड़ा दी। देसी अपनी चीख किसी तरह ना रोक सका। मोरनिया खामोशी से उसे देखती रही। फिर उसने आर्टामोनोव को अलग हट जाने का इशारा दिया। देसी के कान से खून की धारें निकलकर गर्दन पर फैल रही थीं। तुम अपनी जिंदगी से ही क्यों बेजार हो? उस देसी ने कहा जो दूर खड़ा सिगरेट पी रहा था। भाई, जख्मी कर रहा, खुदा तुम्हें अकल दे। एक दिन तुम्हारा भी यही हश्र होने वाला है, मगर उस वक्त तुम्हारा चाकू अपने ही किसी भाई के हाथ में होगा। मुल्क को कौम से गद्दारी करने वाले का यही अंजाम होना चाहिए, और मैं तो खुश हूं कि मुझे इन्हीं लोगों के हाथों सजा मिल रही है जिन्होंने मुझे बहकाया था। खामोश रहो, मोरनिया चीखे। तुम्हारी हड्डियों पर से एक एक बोटी करके गोश्त उतारा जाएगा, ये भी करके देख लो। लेकिन तुम्हें हड़ताल की नाकामी के असबाब नहीं मालूम हो सकेंगे। तुम मुझे मार डालो तब भी। आर्टामोनोव, दूसरे कान की लोबी उड़ा दो। इस बार देसी के मुंह से एक तवील चीख निकली और वो बेहोश हो गया। मोसियो, इरशाद, मोरनिया ने दूसरे देसी को मुखातब किया। हाँ मादाम, अब क्या सूरत इख्तियार की जाए? कोई भी नहीं, वो हरगिज नहीं बताएगा। खैर, परवाह नहीं, मोरनिया ने लापरवाही से कहा। आर्टामोनोव, इसे खत्म ही कर दो। आर्टामोनोव बेहोश आदमी की तरफ फिर बढ़ा। ठहरो, इरशाद चीखा। इसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था और वो उछलकर दूर जा खड़ा हुआ था। क्या मतलब? आर्टामोनोव पलटकर गुर्राया। तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो, इससे पहले मैं मरूंगा। मैंने तुम्हारे इनकलाब की तस्वीर देख ली और अब मैं भी इस पर लानत भेजता हूँ। काश मैं इस जगह होता। मोसियो, इरशाद, तुम पागल हो गए हो? मोरनिया ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, अब होश में आया हूँ। पागल तो पहले था। बेहतरी इसी में है कि इसे खोल दो और मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी ही बदौलत ये तुम्हारी गिरफ्त में आया था। आर्टामोनोव, मोसियो, इरशाद का कहना मानो, मोरनिया ने नर्म लहजे में कहा। आर्टामोनोव झुककर रस्सी की गिरहें खोलने लगा। ये एक नफ्सियाती लम्हा था। इरशाद की तमाम तर तवज्जो आर्टामोनोव की तरफ थी और वो इस लम्हे ये भूल गया था कि वहाँ कई और आदमी भी हैं। अचानक मोरनिया के साथियों में से एक ने इरशाद पर छलांग लगाई। एक फायर हुआ और सामने वाली दीवार का बहुत सा प्लास्टर उधड़कर फर्श पर आ रहा। रिवॉल्वर इरशाद के हाथ से निकलकर कई फीट ऊंचा उछल गया। वो दोनों एक दूसरे से लिपट पड़े थे। इरशाद इस गैर मुल्की से ज्यादा ताकतवर नहीं मालूम होता था। नखील वुफ, गला घोंट दो इसका, मोरनिया ने कह कहा लगाया, लेकिन अचानक खुद उसके हलक में फंसी हुई आवाजें निकलने लगी, क्योंकि इसकी गर्दन में देखने वालों को एक फंदा पड़ा हुआ नजर आया।
रस्सी का दूसरा सिरा रोशनदान तक पहुंचकर गायब हो गया था। वो बौखलाकर इसकी तरफ दौड़े, हत्ता कि वो आदमी भी उछलकर अलग हट गया जो इरशाद से गुत्था हुआ था। मोरनिया के पैर जमीन से तकरीबन 1 बालिश ऊंचे थे और उसने दोनों हाथों में रस्सी पकड़ी हुई थी, वरना इसकी गर्दन कब की टूट जाती। गर्दन पर फंदे का जोर नहीं पड़ रहा था। वो इस तरह लटकी हुई हिस्ट्रियानी अंदाज में चीख रही। इमरान ने रस्सी का दूसरा सिरा ऊपरी मंजिल के एक सतून के गिर्द लपेट कर गिरा लगा दी थी। इमारत में इन लोगों के अलावा कोई नहीं था और इसने ये हरकत महज इसलिए की थी कि वो इन्हें इस चक्कर में फंसाकर निहायत इत्मीनान से इनके बाहर निकलने के सारे रास्ते मुसव्वित कर दे। और दर हकीकत हुआ भी यही। वो सब मोरनिया को फंदे से निजात दिलाने की कोशिश में मसरूफ हो गए और इमरान ने नीचे उतरकर इस कमरे के सारे दरवाजों को बाहर से बंद करना शुरू कर दिया। अंदर वालों को इसकी खबर भी ना हो सकी। अब ऐसी सूरत में इमरान इनसे तन्हा भी निपट सकता था, लेकिन उसने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। अगर वो अब भी महकमा सुराग रसानी से बाकायदा तौर पर मुंसलिक होता तो शायद कुछ न कुछ कर भी गुजरता। अब तो इसे बहरहाल कैप्टन फयाज की आमद का मुंतजर रहना था। ओ गधे आर्टमनोव, मोरनिया चीखी, रस्सी को काटता क्यों नहीं? ओह हाँ ठीक। आर्टमनोव इस तरह उछल पड़ा जैसे अभी तक सो रहा हो। दूसरे लम्हे वो एक कुर्सी पर खड़ा हुआ रस्सी काट रहा था। इरशाद के हाथ से निकला हुआ रिवॉल्वर अब भी फर्श पर पड़ा था। वो खिसकता हुआ इस तक पहुंचा। अभी रस्सी नहीं कटी थी कि एक फायर हुआ और आर्टमनोव कुर्सी से उछलकर फर्श पर आ पड़ा। झटका लगा तो आधी कटी हुई रस्सी टूट गई और इस चीज ने मोरनिया की जान बचाई, वरना दूसरी गोली इसके सीने में बेवस्त होती। वो भी आर्टमनोव ही के करीब गिरी, लेकिन आर्टमनोव फिर नहीं उठ सका। वो दम तोड़ रहा था क्योंकि गोली उसकी पेशानी में लगी थी। इरशाद का कहकहा बड़ा खौफनाक था, लेकिन उसने तीसरा फायर नहीं किया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर किसी की हिम्मत ना पड़ी कि वो आगे बढ़ता। इरशाद दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और देखने का अंदाज ऐसा था जैसे इसे कुछ सुझाई ना दे रहा हो। कटी हुई रस्सी का फंदा अब भी मोरनिया की गर्दन में था और शायद अब उसे इसका एहसास ही नहीं रह गया था। उसकी आंखों में इस वक्त बड़ी खौफनाक किस्म की चमक नजर आ रही थी। कुतिया सुनो, अचानक इरशाद गुर्राया, यहाँ इस मुल्क में तुम्हारे नापाक इरादे कभी शर्मिंदा तकमील नहीं हो सकेंगे। यहाँ की फिजा में ऐसा मुआशरा जिंदा ही नहीं रह सकता जो खुदा के वजूद से खाली हो, और अब तुम भी जाओ। इरशाद ने जवाब दिया, लेकिन मोरनिया इससे पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। इसकी चीख ने इरशाद को धोखे में डाल दिया। वो नहीं देख सका कि वो फर्श पर गिर कर मुर्दा आर्टमनोव की जेब टटोल रही है। और तुम सब, इरशाद ने मोरनिया के दूसरे साथियों से कहा, अपने हाथ ऊपर उठाए रखो। ये ना समझना कि इस रिवॉल्वर में अब सिर्फ 2 ही गोलियां रह गई हैं। मेरी जेब में अब भी एक और रिवॉल्वर है, ये देखो। इसने दूसरा रिवॉल्वर जेब से निकालकर इन्हें दिखाया। मोरनिया ने मुर्दा आर्टमनोव की जेब से एक अजीबो वज़ा की चीज निकाली थी। उसने लेटे ही लेटे इसका रुख इरशाद की तरफ कर दिया। इमरान सारे दरवाजों की मजबूती के मुतमईन इत्मीनान करके सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो बहुत बेसब्री से कैप्टन फयाज का इंतजार कर रहा था। वो भी सदर दरवाजे तक पहुंचा भी न था कि इसने फायरों की आवाज सुनी और वो अंदर के किसी हिस्से से आती मालूम हुई थी। वो उल्टे पांव वापस हुआ, कुछ दूर यूं ही चलता रहा, फिर दौड़ने लगा। अब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसे पहले ही इन दोनों देशियों का इंतजाम कर लेना चाहिए था। इस बार के दोनों फायरों का यही मतलब हो सकता है कि दोनों खत्म कर दिए गए। फिर जैसे ही वो इस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसने तीसरे फायर की आवाज सुनी और साथ ही मोरनिया की चीख भी सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे में इसकी आंख दरवाजे की झुरी से जा लगी। सामने 7-8 आदमी अपने हाथ ऊपर उठाए खड़े थे। आर्टमनोव की लाश भी दिखाई दी, जिसके सर के गिर्द बहुत सा खून फर्श पर फैला हुआ था, और उसने मोरनिया को इसकी जेब से कोई चीज निकालते देखा। इरशाद उसे नहीं दिखाई दिया। वो इसी दरवाजे के करीब दीवार से मिला हुआ बैठा था। बेहोश देसी अब भी कुर्सी में जकड़ा हुआ था। इमरान ने अंदाजा कर लिया कि दूसरा देसी यकीनन जिंदा है और इसने सामने वाले आदमियों के हाथ उठवा रखे हैं, लेकिन मोरनिया की हरकत उसकी समझ में ना आ सकी।
یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی کہ فائر مورنیا پر کیا گیا تھا کیونکہ چیخ اسی کی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری عورت اس کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید مورنیا مردہ آرٹامونوف کی جیب سے ریوالور نکال رہی ہے اور بے خبری میں اس آدمی پر فائر کر دے گی جس نے اس کے ساتھیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف مورنیا نے اس کی جیب سے سیاہ رنگ کا ایک چپٹا سا ڈبہ نکالا جس کی لمبائی 6 انچ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 3 یا 5۔ پھر اس نے اس کا ایک سرا دروازے کی طرف گھماتے دیکھا۔ دفتن ایک خیال بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار چیخنے لگا، روشی ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ یہ آرٹامونوف کو تو تمہیں کہاں لے آیا؟ مورنیا نے عمران کی آواز سنی اور ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ارشاد بھی اس کی آواز پر چونک پڑا تھا۔ اب اسے اس کا بھی احساس ہوا کہ مورنیا زندہ ہے اور اس نے اس کی سیاسی چیز کی بھی ایک جھلک دیکھی جو مورنیا کے ہاتھ سے گری۔ وہ بھی اسے ریوالور سمجھا۔ کھڑی ہو جا مورنیا ورنہ گولی مار دوں گا، ارشاد چیخا۔ مورنیا بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈبہ آرٹامونوف کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ہاتھ ان کے رومالوں اور ٹائیوں سے باندھ دو، ارشاد بولا اور پھر اس نے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو باہر ہی ٹھہرو، اگر اندر آئے تو موت ملے گی۔ میں اپنی بیوی کی تلاش میں ہوں، عمران نے رو دینے کے لہجے میں انگریزی میں کہا۔ یہ لوگ اسے بہکا کر یہاں لائے ہیں۔ پھر اردو میں بولا، شاباش، گھبرانا نہیں، میں CID کا آدمی ہوں، ہو سکے تو وہ ڈبہ، مگر نہیں، اس پر صرف نظر رکھو، کوئی اٹھا نہ پائے، اپنا ریوالور ہٹا لو۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ دھیمی آواز میں جواب ملا۔ اس کی گردن میں نے ہی پھندا ڈالا تھا۔ مورنیا کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح ارشاد کو گھورتی رہی۔ ارشاد نے دوسرے ریوالور کا دستہ مار کر چٹخنی گرا دی اور عمران اس طرح اندر گھستا چلا گیا جیسے غیر متوقع طور پر دروازہ کھلنے کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ہو۔ پھر وہ آرٹامونوف کی لاش پر گر پڑا۔ اس پر سے اٹھتا ہوا ڈبہ اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا۔ تم کیا ہو؟ کیا تم سب کیچوے ہو گئے ہو؟ دفتن مورنیا نے اپنے آدمی کو للکارا اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان سب کی بے ہوشی رفع ہو گئی ہو۔ 2 فائر ہوئے لیکن وہ آندھی کی طرح ارشاد پر گرے تھے۔ ارشاد کے فائر خالی گئے تھے۔ عمران نے مورنیا کی گردن میں لٹکی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اس پر آ گری۔ عمران اسے اس کے ساتھیوں کی طرف گھماتا ہوا چیخا، ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا مگر پرواہ نہ کی۔ ارشاد نے پھر فائر کیا، ایک زخمی ہو کر گرا، لیکن کب تک؟ انہوں نے اسے جلدی سے بے بس کر کے دونوں ریوالور اپنے قبضے میں لے لیے۔ ریوالوروں کی نالیاں عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور وہ مورنیا کی گردن دبوچے ہوئے کہہ رہا تھا، فائر کرو، اس طرح پہلے یہ مرے گی، بعد کو میری باری آئے گی۔ ریوالور خالی کر کے میری طرف پھینک دو ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ عمران مورنیا سمیت پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا دیوار سے آ لگا تھا اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر فائر کریں گے تو پہلے مورنیا ہی شکار ہوگی۔ تم بالکل گدھے ہو، ارشاد اردو میں بڑبڑا رہا تھا، سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اگر میں کھیل نہ بگاڑتا تو تمہارا کھیل بھی ختم ہو جاتا۔ اچانک بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں عمارت میں گونجنے لگی۔ پھر وہ لوگ سنبھلنے نہ پائے تھے کہ مسلح پولیس کے سپاہی اس کمرے میں گھس پڑے۔ 2-3 فائر پھر کمرے میں ہوئے۔ ابھی 4 بجے تھے کہ عمران کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بڑی شد و مت کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ عمران کی للکار پر جو آواز آئی وہ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے؟ فیاض نے جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ آدمی جس کا نام تم نے ارشاد بتایا تھا وہ تو پاگل ہے، پچھلے سال پاگل خانے میں بھی رہ چکا ہے۔ کئی پولیس آفیسروں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ وہ اب بھی پاگل ہے اور دن رات سڑکوں پر مارا پھرتا ہے۔ اچھا، دوسرا زخمی آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو واپسی پر راستے میں ہی مر گیا۔ مورنیا کہتی ہے کہ ارشاد نے خود کو ایشیائی رقصوں کا ماہر بتا کر اس کی پارٹی کو اس عمارت میں مدعو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ایشیا کے چند قدیم رقصوں کے متعلق بتائے گا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بے ہوش زخمی آدمی کرسی میں بندھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر ارشاد نے ان سب سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کا بھی اسی آدمی سا حشر ہوگا۔ اس نے انہیں دھمکانے کے لیے 2 ریوالور نکال لیے تھے۔
फिर मोरनिया ने दूसरे कमरे में तन्हा चलने के लिए कहा। इस पर उसके साथियों को गुस्सा आ गया। हंगामा हुआ और इसके दो साथी इरशाद की गोलियों का निशाना बन गए और पुलिस पर भी इसी ने गोली चलाई थी। और तुम इतने ही में बोर हो गए? इमरान जमाई लेकर भराई हुई आवाज में बोला, क्या तुम्हारे पास इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है? हाँ, मोरनिया एक ऐसे मुल्क की जासूसा है जो सारी दुनिया पर अपना तसल्लुत चाहता है। साबित कर सकोगे? क्यों नहीं। गजाली जनूबी अफ्रीका की सीक्रेट सर्विस का आदमी था, इमरान ने कहा और मेज की दराज से ट्रेसिंग क्लॉथ का वो कपड़ा निकाल कर फयाज के सामने डाला जो गजाली के कोट के अंदर से निकाला था। फयाज उसे देखने लगा। उस अंगूठी का मतलब यही था कि जरूरत पड़ने पर कोट उधेड़ डाला जाए। फयाज उसे देखने लगा। देखो, इस तहरीर के नीचे इस महकमे की सरकारी मुहर भी मौजूद है जिससे गजाली का ताल्लुक था और तुम वहाँ की हुकूमत से इसकी तस्दीक बआसानी कर सकते हो। खुद गजाली को इस बात का खदशा था कि मोरनिया के ताक़ुब के सिलसिले में वो अपनी ज़िंदगी भी खो सकता है, इसलिए उसने ये तहरीर अपने कोट में इस तरह छिपा रखी थी और इसके भरने के बाद वो अंगूठी ही इस तहरीर तक दूसरों की रसाई कर सकती थी। पूरी तहरीर पढ़ो, खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। गजाली अरसे से इसके ताक़ुब में रहा है। वो इस बात पर भी शुबा करता है कि मोरनिया नस्लन अतालवी है। वो लिखता है कि ख्वाह मेरी ज़िंदगी ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, मैंने मोरनिया के ख़िलाफ़ ठोस किस्म के सबूत मुहैया किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो एक ऐसे मुल्क की जासूसा है जो एक मखसूस किस्म के इनकलाब के ज़रिए सारी दुनिया पर अपने तसल्लुत के ख्वाब देख रहा है। मोरनिया सारी दुनिया में अपनी फ़न का मुजाहरा करती फिरती है, हालांकि इस स्याही का असल मकसद ये है कि वो सारी दुनिया में अपने एजेंट बनाती फिरे। इस तहरीर से मालूम होता है कि गजाली ने भी मोरनिया के साथ कई मुल्कों की सियाहत की है। और प्यारे फयाज, और क्या क्या बताऊं, मैं तो इस केस में महज मक्खियां मारता रहा हूं। ये दरअसल गजाली दर इरशाद का केस है। इस शहीद का केस है जिसके जिस्म से इसकी ज़िंदगी में ही काफ़ी खून निकाल लिया गया था। इमरान ने इरशाद और इसके साथी का वाक़या दोहराते हुए पूछा, इरशाद कहाँ है? हवालात में, क्योंकि वो चीख रहा था कि वो पागल नहीं है, वो बहुत अहम राजों का इंकशाफ करेगा, मगर एसपी ने इसे हवालात में डलवा दिया। मोरनिया इस वक्त भी एसपी के दफ्तर में मौजूद है और वो इसकी दिलदही कर रहा है। इरशाद बहुत कुछ बताएगा। वो इस काबिल है कि इसकी परस्तिश की जाए फयाज। वो इनसे बेहतर है जो खुद को मुल्क कौम का मुहिब कहने के बावजूद भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और कोई सबूत इमरान? जल्दी करो प्यारे, वक्त कम है। एसपी मुझ पर कहकहा लगा रहा होगा। और वो संगरेजे? इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, वो जो पेशानी में छुपे हुए थे, उनके फेंकने का तरीका एक दिलचस्प इजाद है। इमरान दीवार की तरफ बढ़ा जहां उसका कोट हैंगर में लटका हुआ था। फिर जेब से वो स्याह रंग का चपटा सा डब्बा निकालकर फयाज की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये एक छोटी सी प्रेशर मशीन है, इधर आओ तुम्हें दिखाऊं। इमरान ने डब्बे को मेज पर रखकर उसे खोल डाला। ये देखो, इस बटन को दबाने से एक छोटा सा ट्रिगर बाहर निकल आता है और ये देखो, ये वो छोटी छोटी बेड़ियाँ। ट्रिगर दबाते ही ये बेड़ियाँ मशीन से कनेक्ट हो जाती हैं। मशीन चल पड़ती है और इस सुराख से संगरेज़ों की बौछार निकलने लगती है। ये खाना देखो, इसमें इन जहरीले संगरेज़ों की खासी मिकदार मौजूद है। बहुत उम्दा। फयाज इमरान की पीठ ठोंकता हुआ बोला, अब हमने मैदान मार लिया, इसे ले जाओ। इमरान ने कहा, लेकिन एहतियात से रखना, वरना तुम्हारी बीवी तलाक लेने से कबल ही आज़ाद हो जाएगी और मेरी फर्म का खामखा नुकसान होगा। मगर इमरान, तुम गजाली से कैसे वाकिफ हो गए थे? फयाज ने पूछा। महज इत्तफाक, वो खुद ही मुझे मोरनिया का आदमी समझकर मुझसे भिड़ गया था और मोरनिया ने सैलानियों का हवाला भी दिया था। फिर इसे अपनी गलत फहमी का इतराफ़ करना पड़ा। भला मैं कब इसे छोड़ने वाला था? मैंने इसका ताक़ुब करके इसकी रहाइश गाह का पता लगा लिया। इस तरह दूसरी सुबह में इसकी लाश पहचानने में कामयाब हुआ। इमरान ने लेडी तनवीर वाले वाक़े का तज़किरा नहीं किया। ओह, आर्टामोनोव? फयाज ने पूछा। आर्टामोनोव? हाँ, वो सिगरेट की एक खाली डिब्बी की वजह से पकड़ा गया। इमरान ने दूसरा वाक़या भी दोहराया और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, अगर वो इस मर्ज का शिकार ना होता तो इमरान जिंदगी भर सर पटकता रह जाता, क्योंकि वो मोरनिया सैलानियों का नाम भी भूल गया था। ये एक बड़ी वाहियात आदत है, ख्वामख्वाह अपने दस्तखत बनाना। मैंने अक्सर तुम्हें भी इस हरकत का मुर्तकिब होते देखा है। तुम अक्सर बेख्याली में अपने नाखूनों और हथेलियों पर
अपने दस्तखत बनाया करते थे। इमरान कुछ देर खामोश रहकर फिर बोला। उधर गजाली ने अपनी तहरीर में मोरनिया की कौमियत के बारे में शुबह जाहिर किया है। वो लिखता है कि इसका नाम अतालवियों जैसा है, लेकिन हकीकतन अतालवी मालूम नहीं होती। लिहाजा मैंने इसका तजुर्बा किया और मुझ पर हकीकत खुल गई। वो अतालवी नहीं बल्कि जर्मन है। इमरान ने चमगादड़ फेंकने वाली हरकत बयान की और कैप्टन फयाज बेतहाशा हंसने लगा। वो इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा नजर आ रहा था। लेकिन इमरान, इसने थोड़ी देर बाद कहा, रिपोर्ट फिर भी नामुकम्मल रहेगी। आखिर मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा कि मुझे गजाली की क़यामगाह का पता कैसे मालूम हुआ था। हाँ, इमरान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, इरशाद की ज़ात से यह मसला हल हो जाएगा। तुम शुरू में ही इसे अपनी रिपोर्ट में जगह दो, इस तरह कि इसने तुम्हारे पास आकर मोरनिया की असल शख्सियत पर रोशनी डाली और इसका भी एतराफ़ किया कि वो खुद भी इसकी जमात का एक रुकन है, लेकिन तुम्हें इसके बयान पर यकीन नहीं आया। इस पर इसने गजाली का हवाला देकर इसका पता बताया और ये भी कहा कि वो जनूबी अफ्रीका की सीक्रेट सर्विसेज का आदमी है और मोरनिया का ताक़ुब कर रहा है। जिस रात को ये गुफ्तगू हुई उसकी सुबह को गजाली की लाश पाई गई और उसके कोट से बरामद होने वाली अंगश्तरी ने तुम्हें इसके कोट को उधेड़ डालने पर मजबूर कर दिया। इस तरह तुम्हें गजाली की तहरीर मिली। फिर तुम इरशाद के बताए हुए पता पर गजाली की क़यामगाह तलाश करने रवाना हो गए। वहाँ तुम्हें सफाई नजर आई, लेकिन वो सिगरेटों का खाली पैकेट जिस पर आर्टा मोनोफ के दस्तखत थे, हाँ गालिबन समझ गए होगे। फिर तुम इस सिगरेट के पैकेट से मोरनिया सलानियों तक पहुंच गए। इरशाद भी कल शाम को तुम्हारे पास आया और इत्तला दी कि आज रात को सुरैया लॉजेस पर छापा मारा जाए तो मुजरिम ऐन मौके पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि वो मुकामी जमात के एक फर्द को इसकी एक गलती की बिना पर सजा देंगे। चुनांचे तुमने छापा मारा और कामयाब हो गए। बस अब जाकर इरशाद को पक्का कर लो और हाँ, इरशाद से ये भी कहलवा देना कि उसे गजाली की शख्सियत का इल्म मोरनिया ही से हुआ था। मोरनिया ने इससे कहा था कि वो गजाली से होशियार रहे। जियो इमरान जियो। फयाज एक बार फिर इसकी पीठ ठोंकने लगा। बोलो क्या मांगते हो? जो कुछ कहोगे मिल जाएगा। बोलो क्या मांगते हो? 10 ऐसी मालदार औरतें जो अपने शोहरों से तलाक चाहती हो, इमरान ने संजीदगी से कहा और फयाज हंसने लगा। अब बाकी बचे थे सर तनवीर और लेडी तनवीर। इमरान को इनकी फिक्र थी और अब वो सोच रहा था कि किस तरह इनका राज उगलवाया जाए। ठीक 1 बजे दिन को मुकामी अखबारात के ज़मीन में बाजार में आ गए। इनमें गजाली और मोरनिया सलानियों की दास्तानें शाया हुई थीं। इमरान ने सोचा कि बस यही वक्त मुनासिब है, लिहाजा वो सर तनवीर के दफ्तर में जा थमका। सर तनवीर अखबार ही देख रहा था। इमरान का सामना होते ही इसके चेहरे पर हवायां उड़ने लगी। और सुनाइए जनाब, क्या खबरें हैं? इमरान बड़ी बेतकल्लुफी से मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला। तुम बगैर इजाज़त यहाँ? इसकी परवाह न कीजिए, अखबार मैंने भी पढ़ा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यहाँ गजाली की शख्सियत में दिलचस्पी लेने वाले सिर्फ मोरनिया की जमात ही के आदमी हो सकते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं। सर तनवीर की सांसें तेज़ी से चलने लगी। लेकिन मेरी शराफत भी मुलाहिजा हो कि मैंने अब तक पुलिस को आपके बारे में मुतला नहीं किया और आप कह रहे थे कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। तुम क्या चाहते हो? सर तनवीर ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। हकीकत बता दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? बताने से आपको क्या नुकसान पहुँचेगा? इमरान ने सवाल किया। सर तनवीर कुछ सोचने लगा। इमरान ने महसूस किया कि उसका चेहरा फिर बहाल होता जा रहा है और आंखों की सेहतमंदाना चमक भी ऊद कर आई है। दफतन सर तनवीर उठता हुआ बोला, अच्छा तुम बैठो, मैं लेडी तनवीर की मौजूदगी में कुछ बता सकूंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक उनकी ज़ात से ज़्यादा है। तो आप चले कहाँ? इमरान उठता हुआ बोला। लेकिन इतनी देर में सर तनवीर दरवाजे से निकलकर उसे बाहर से बंद कर चुका था। इमरान के होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। दूसरे कमरे में दूसरी तरफ सर तनवीर फोन पर झुका हुआ था और कह रहा था, सायरा, मैंने इस बोगस डॉक्टर को अपने ऑफिस में बंद कर लिया है। तुम इमरान को साथ लेकर फौरन आ जाओ, जल्दी करो, बहुत जल्दी। वो इस कमरे से निकलकर फिर अपने दफ्तर के सामने आ गया। चपरासी को इसने पहले ही भगा दिया था। इमरान बड़े सुकून से अंदर बैठा रहा और इसके इस सुकून पर सर तनवीर को भी हैरत हो रही थी। आधा घंटा गुजर जाने के बाद लेडी तनवीर बौखलाई हुई वहां आई। वो तो नहीं मिल सका डार्लिंग, उसने हांफते हुए कहा। वो डॉक्टर कहाँ है?
सर तनवीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। लेडी तनवीर पंजों के बल ऊपर उठकर शीशे से अंदर झांकने लगी। फिर उसने एक तवील सांस ली और पलटकर पूछा, क्या यही है? सर तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया और लेडी तनवीर बोली, दरवाजा खोल दो। क्यों? लेडी तनवीर ने कोई जवाब ना दिया। वो बेतहाशा हंस रही थी। फिर उसने खुद ही दरवाजा खोल दिया। सर तनवीर इसके इस तरह हंसने पर बुरी तरह झला गया। इमरान लेडी तनवीर को देखकर खड़ा हो गया। लेडी तनवीर पर गोया हंसी का दौरा पड़ गया। इमरान बेतहाशा कहकहे लगाने लगा, लेकिन वो पागलों की तरह हंस रहा था। ओह, ये क्या लग़वियत है? अचानक सर तनवीर जोर से गरजा। लेडी तनवीर खामोश हो गई, लेकिन इमरान बदस्तूर हंसता रहा। लेकिन वो इस तरह पेट दबा दबा कर हंस रहा था जैसे सांस ही ना समा रही हो। लेडी तनवीर जैसी संजीदा औरत भी दोबारा हंसने पर मजबूर हो गई। आखिर इसने बदिक्कत तमाम कहा, इमरान यही है क्या? इमरान, सर तनवीर ने हैरत से कहा, और फिर वो भी हंसने लगा। इमरान अचानक संजीदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ जैसे यकबयक कोई मशीन चलते चलते बंद हो गई। इस पर उन दोनों को और ज्यादा हंसी आई। खुदा खुदा करके माहौल संजीदा हुआ और इमरान ने फिर मतलब की बात छेड़ दी और अब लेडी तनवीर को ही बताना पड़ा। लेकिन इसने इमरान से वादा लिया कि वो इसका राज खुद अपनी ज़ात तक ही महदूद रखेगा। नहीं रखेगा तो हम इसे पकड़ के पीटेंगे। सर तनवीर ने कहा, क्या रहमान साहब के लड़के पर मेरा इतना भी हक ना होगा? फिर सर तनवीर ने बताया कि दोनों की शादी अफ्रीका में हुई थी और लेडी तनवीर निचले तबके की एक आवारा औरत थी। लेकिन सर तनवीर को इससे मोहब्बत हो गई। लेडी तनवीर भी इसे चाहने लगी और इसने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी यकसर बदल देगी। लिहाजा दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। यहाँ किसी को भी लेडी तनवीर की असलियत से वाकफियत नहीं थी और वो सोसाइटी में इज्जत की नज़रों से देखी जाती थी। गजाली के मुतल्लिक दोनों सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो नस्लन तुर्क है और जनूबी अफ्रीका का बाशिंदा भी, और लेडी तनवीर की असलियत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। लिहाजा उसे एक दिन अपने मुल्क में देखकर सर तनवीर को बड़ी हैरत हुई और इसने सोचा कि कहीं गजाली यहाँ के आला तबके तक ये बात ना पहुँचा दे। लिहाजा वो दोनों इससे मुलाकात करने की कोशिश करने लगे। जब कामयाबी ना हुई तो लेडी तनवीर ने इमरान की मदद हासिल करने के मुतालिक सोचा, क्योंकि इसकी फर्म का इश्तिहार काफ़ी इत्मीनान बख्श था। यानी वो समझ गई कि वो कोई प्राइवेट सुराग रसां है और कानूनी तौर पर यहाँ किसी प्राइवेट सुराग रसां की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसने तलाक को शादी के इदारे का ढोंग रचाया है। मगरबी ममालिक में भी अक्सर इसी किस्म के ताल्लुकात आमा की फर्में पाई जाती हैं, लेकिन हकीकतन इनके अरकान प्राइवेट सुराग रसां होते हैं और वो किसी कानूनी दुश्वारी की बिना पर इस किस्म के इदारों की आड़ लेकर काम करते हैं। बहरहाल ये दास्तान दोनों की झिपनी झिपनी सी हंसी पर खत्म शुद। Like, comment, share, press the bell icon.